नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। आज हम लोग चर्चा करेंगे G20 के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे G20 शिखर सम्मेलन के बारे में। आज हम लोग पूरा समग्रता से पढ़ेंगे G20 शिखर सम्मेलन को कि इसका पृष्ठभूमि क्या है, इसमें कितने देश शामिल हैं, किस प्रकार से शामिल हैं, इसका क्या उद्देश्य है, क्यों इसका शिखर सम्मेलन हर साल आयोजित किया जाता है। भारत में जो शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ 2023 में ना, पिछले दिन हम लोग देखे कि 9 और 10 सितंबर को जो हुआ आयोजित, इससे भारत में क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ेगा, ठीक है। और भारत का किस प्रकार से पूरी दुनिया में जो आज वाहवाही हो रही है, भारत का जो पूरी दुनिया में कूटनीतिज्ञ के तौर पे भारत के प्रधानमंत्री को देखा जा रहा है, क्यों देखा जा रहा है, कौन कौन सा एजेंडा को तय किया गया, इसमें कौन कौन सा घोषणा पत्र जारी हुआ 2023 में, ठीक है। इन सब के बारे में आज हम लोग समग्रता से चर्चा करेंगे कि G20 शिखर सम्मेलन का जो भारत में प्रभाव पड़ेगा, उन सब के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, इसकी पृष्ठभूमि से लेकर के वर्तमान तक को। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जहां जहां आपको लगे नोट करना चाहिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट भी कर लीजिएगा। लास्ट में एक क्वेश्चन देंगे आप लोगों को मेंस का लिखने के लिए, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ध्यान से देखिए ताकि क्वेश्चन को लिख पाइएगा, ठीक है। यही आपका मानसिक विकास को बढ़ावा देगा, ठीक है। तब आप समझ पाएंगे कि किसी भी क्वेश्चन को कैसे लिखा जाता है, हम लास्ट में भी बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो हो सकता है थोड़ा सा टॉपिक लंबा हो, लेकिन आप लोग क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग चर्चा करते हैं G20 के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो शुरुआती चरण में ये G6 था, ये जो है G7 नहीं था। शुरुआती चरण में G6 था, इसमें मात्र 6 देश ही शामिल था, ठीक है। इसमें मात्र 6 देश शामिल था, 6 देश। शुरू से हम चर्चा करते हैं इतिहास से। जब 6 देश शामिल था तो इसमें सिर्फ विकसित देश शामिल था, और इसकी जो स्थापना किया गया था 1970 के दशक में किया गया था। 1970 के दशक में किया गया था, विकसित देशों ने किया था। इसमें कनाडा था, ठीक है, फ्रांस था, इटली था, जर्मनी था, ये जापान था, अमेरिका था, ब्रिटेन था। ये सब विकसित देश मिल करके जो है मतलब ये इसकी समूह को बनाया था, ठीक है। शुरुआती चरण में कनाडा नहीं था, जब इसकी स्थापना हुआ था ना G6 के रूप में, ठीक है, इसमें कनाडा नहीं था, ठीक है। कनाडा जो है 1976 में इसमें जुड़ा, तो ये G6 जो है किसमें बदल गया, G7 में। कनाडा 1976 में जुड़ा, तब ये G7 बन गया। ये ध्यान है, G6 से G7 कब बना, जब कनाडा इसमें जुड़ा। जब ये G7 था, ठीक है, तो उसमें कौन कौन देश शामिल था, तो इसमें था अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान और कनाडा। ये आप लोग इसको लिखते चलिएगा, ठीक है। कनाडा के साथ इटली, जर्मनी, जापान लिख लीजिएगा, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका, ब्रिटेन, ये 7 देश था, ठीक। और उसके बाद इसमें क्या हुआ कि इसमें धीरे धीरे बदलाव आया। देखते हैं हम लोग कैसे G20 बनाइए, ठीक है। फिर बाद में 1997 में क्या हुआ कि ये G8 हो गया। आपको ये G8 हो गया। पहले हम इतिहास बना देते हैं। तो G7 कनाडा जुड़ के G7 हो गया 1976 में। फिर 1997 में ये G8 हो गया। कैसे G8 हो गया, इसमें मतलब ये रूस जुड़ गया, रूस, ठीक है। G8 के रूप में रूस इसमें जुड़ गया, तो ये क्या बन गया, मतलब G8 मतलब ये बन गया, ठीक है। उसके बाद जो है इसको 1997 तक ये G8 हो गया, तो 2014 तक रहा। 2014 में रूस को हटा दिया गया, ठीक है। रूस को फिर क्या किया गया, 2014 में रूस को हटा दिया। जब इसको हटा दिया तो ये फिर G7 हो गया, ठीक है, 2014 में। तो ये जो है कि 2014 तक, ये ध्यान रखिएगा कि 1997 से 2014 तक ये G8 रहा।
2014 के बाद जो है ये G7 हो गया। फिर बाद में जो है रूस को जोड़ दिया गया। ठीक है, अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब क्या परिस्थिति बना, अब शुरुआती चरण में ये विकसित कंट्री था, थोड़ा सा इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अगर हम वर्ल्ड मैप को बनाए, थोड़ा सा देखिए, कोशिश करते हैं, इस छोटा सा में बन जाए तो बन जाए, नहीं तो फिर बड़ा बनाना पड़ेगा। देखिए, आप लोग को वर्ल्ड का मैप तो ध्यान में होगा ही। ठीक है, हम कोशिश करते हैं इसमें बन जाना चाहिए। ये हो गया उत्तरी अमेरिका, ठीक है, और ये हो गया हमारा दक्षिणी अमेरिका, समझ में आना चाहिए। और थोड़ा सा दक्षिणी अमेरिका ये ज़्यादा निकल गया, नहीं तो इधर अफ्रीका बन गया। अब देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा ये अफ्रीका। आप लोग वर्ल्ड मैप से परिचित हैं सब, जो नहीं है तो वो देख लेंगे एक बार। और ये अफ्रीका हो गया, इधर हम एशिया बना देते हैं। ये इंडिया, ये इंडोनेशिया द्वीप सब। देखिए थोड़ा सा इधर जगह नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत होगा। ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक, चलिए फिर भी छोटा है ना, इसलिए ये इटली, ये इसको बाल्कन देश कहा जाता है। ठीक, और यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया। इधर जापान है, आप सबको पता है ना, ये एशिया का कंट्री जापान। देखिए शुरुआती चरण में क्या था, सिर्फ विकसित कंट्री था इसमें। जैसे कि यहाँ पे पड़ता है आपका ब्रिटेन था, और ये वाला मैक्सिको शुरुआती चरण में नहीं था। ये कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको। तो शुरुआती चरण में कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, यहाँ पे पड़ता है आपका जर्मनी, यहाँ पे फिर फ्रांस। ठीक है, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ये जापान, ये सब कंट्री था। ये सब ना विकसित कंट्री था शुरुआती चरण में। इन सभी ने मिल करके आर्थिक मामले में मतलब कोई आर्थिक संकट आए, उससे निपटने के लिए इन लोगों ने समूह बनाया था। ठीक है, और ये सब देश जो है शुरुआती चरण में अगर बात करें तो ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ये सब विकसित कंट्री था। इन्हीं लोगों ने पूरी दुनिया को गुलाम बनाया था। ठीक है, इसमें मतलब अमेरिका तो बाद में आया। अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम रहा, कनाडा भी गुलाम रहा फ्रांस का। ठीक है, तो लेकिन ये लोग, जैसे कनाडा 1770 के दशक में आजाद हो गया था, 1700 भारत से 200 साल पहले। अमेरिका भी भारत से 1776 में आजाद हो गया, भारत से 200 साल पहले आजाद हो गया था। इसलिए वो लोग अपना विकास जो है ना तेजी से किया था। उसका इतिहास है, जब विश्व इतिहास पढ़ाएंगे तो उसमें चर्चा करेंगे। तो इसलिए वो सब विकसित में आ चुका था। ठीक है, 1900 तक आते आते, क्योंकि तब तक तो 1997 तक आते आते ये लोग बहुत ज्यादा डेवलप करके 1800 मतलब 97-98 आते आते ये लोग अपना औद्योगिकीकरण करके ठीक ठाक हो चुका था। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, वो सब बड़ा मुद्दा है। ठीक है, और तब जो है कि बाद में बाकी सब कंट्री, जैसे अमेरिका का जो दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिणी अमेरिका और मेक्सिको का कुछ इलाका मिला के लेटिन अमेरिका कहलाता है। अफ्रीका, एशिया, ये सब के सब जो इन लोगों का गुलाम था। सब एशिया भी पूरा लगभग गुलाम था ब्रिटेन का, अफ्रीका भी मतलब ब्रिटेन का गुलाम था, लेटिन अमेरिका में फ्रांस का कब्जा था ना, सॉरी स्पेन का कब्जा था लेटिन अमेरिका में, ब्राजील में इसका पुर्तगाल का कब्जा था, कनाडा में फ्रांस का कब्जा, अमेरिका में जो यूएसए है उसमें ब्रिटेन का कब्जा, मैक्सिको में मतलब कि ये स्पेन का कब्जा। ठीक है, अगर इंडिया आइए भारत में ब्रिटेन का कब्जा न, इधर इंडोनेशिया आइए, इंडोनेशिया में डचों का कब्जा, इधर जो आपका वियतनाम है, वियतनाम में फ्रांसीसी का कब्जा। इस प्रकार से अफ्रीका में जो है कि फ्रांसीसी का, ब्रिटेन का, मतलब स्पेन का, इन सभी का कब्जा था। ये सब तो बाद में ना विकसित हो, मतलब कि धीरे धीरे अपना विकास करना स्टार्ट किया।
और अभी भी ये लोग जो है विकासशील कंट्री में है। भारत को ही देख लीजिए, ये सबको जैसे कि लेटिन अमेरिका, ठीक है, अफ्रीका और एशिया, इसमें जितना भी कंट्री है वो सब के सब विकासशील देश है, ठीक है, विकासशील देश है। शुरू शुरू में ये सब गरीब देश था क्योंकि गुलाम था, ठीक है, तो अभी ये विकासशील देश में आता है। तब मतलब बाद में क्या हुआ कि 1997 में देखिएगा, अभी हम चर्चा किए कि 2014 तक ये G7 है। 1997 में जो यहाँ पे वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड कंट्री है, आप लोग जानते होंगे, मैप में देखिएगा, ठीक है, मैप खोल के रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, आर्थिक मंदी आया, और वो आर्थिक मंदी का प्रभाव धीरे धीरे यहाँ पे आपका दक्षिणी कोरिया है, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया आप जानते होंगे। उत्तरी कोरिया किम जोंग जो कटोरा कट है, ठीक है, तो उस दक्षिणी कोरिया यहाँ पड़ता है। दक्षिणी कोरिया में ये सब आर्थिक मंदी आया। जब 1997 में आर्थिक मंदी आया तब वो मतलब कि ये सब जो विकसित कंट्री है, इन लोगों को लगा कि भाई हम लोग व्यापार तो इन्हीं सब देशों से करेंगे, ठीक है, अपना उद्योग उसी सब देशों में फिर से लगाएंगे, ठीक है, तो इन लोगों का भी आर्थिक विकास होना चाहिए। तब इन सब मुद्दों को देखते हुए इस G7 देशों ने मिल करके, ठीक है, 1999 में G20 बनाया, यानी कि और सब देशों को इसमें शामिल किया। तो 1999 में G20 की स्थापना किया, किसको देखते हुए, विकासशील देशों की विकास को देखते हुए। उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी तो उसका विकास किया जाएगा, इसलिए जो है 1999 में G20 की स्थापना हुई। देखिए 1997 में आर्थिक मंदी आया एशिया में, दक्षिण पूर्वी एशिया कहते हैं उसको, आर्थिक मंदी आया। इसी को देखते हुए G7 के देशों ने 1999 में क्या किया, 1999 में G20 बनाने की, यानी कि 20 देश का समूह बनेगा। पहले कितना था, 7, आज था, रूस को हटा दिया, फिर 7 हो गया, तो फिर बोला कि नहीं अब 20 देशों का समूह बनाया जाएगा, ठीक है, जो विश्व में अगर कहीं आर्थिक मंदी आ जाएगा तो उसको जो है सहयोग करेगा ये सब देश मिलके, ठीक है, तो इसमें बनाया जाएगा। और इसमें शुरुआती चरण में जब G20 बना था, आपको हम पिछले चरण में भी चर्चा किए थे पिछले क्लास में, कि इसमें 19 देश शामिल था और प्लस में एक यूरोपीय संघ शामिल था, यूरोपीय संघ शामिल था। हम 1 मिनट में बता दें, पिछले क्लास में भी हम बताए थे कि 19 देश में, तुरंत बता देते हैं हम। देखिए यहाँ पे एक मतलब ऐसे करके कंट्री है, यहाँ चिली, ये शामिल नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे बड़ा सा कंट्री है, ये कहते हैं यहाँ पे, ये अर्जेंटीना, ये शामिल है, और यहाँ पे बड़ा सा ब्राजील है। तो इसका दक्षिणी अमेरिका का 2 कंट्री शामिल है, उत्तरी अमेरिका का मैक्सिको, अमेरिका, कनाडा, 3 कंट्री शामिल है, ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका का 1 कंट्री शामिल है, मतलब अफ्रीका का 1 कंट्री, दक्षिण अफ्रीका शामिल है, ठीक है। उसके बाद यूरोप का 4 कंट्री है इसमें, इटली, आप लोग लिख लीजिएगा, मैप में ही बना लीजिएगा, यहाँ ऐसे तीर मारिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा इटली, इधर यहाँ तीर मारिएगा, इधर लिख दीजिएगा जर्मनी, ऐसे करके तीर लगा दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा ये फ्रांस, इटली, जर्मनी, फ्रांस, यहाँ पे लिख दीजिएगा ब्रिटेन। 4 कंट्री हो गया इसका, तो यहाँ का 4 कंट्री, ठीक। एशिया में आ जाइए, एशिया में सऊदी अरब, ठीक है, इसमें तुर्की, सऊदी अरब, तुर्की, रसिया, ठीक है, इंडिया, चाइना, और यहाँ पे है एक आपका दक्षिणी कोरिया, साउथ कोरिया लिख देते हैं, यहाँ पे जापान, ठीक, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंट्री हो गया। और एक हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महादेश ही है, महादेश नहीं है ऑस्ट्रेलिया, इसको इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो इसको ओसेनिया महादेश कहा जाता है, उसका 1 कंट्री ऑस्ट्रेलिया है। तो ये ऑस्ट्रेलिया देखिए 20 हुआ, इसका 2 3 5 4 9 1 10, 10 और 8 18 1 19, और प्लस में 1 यूरोपीय संघ, ना, यूरोप संघ मिला के क्या हो गया 20। पिछले क्लास में भी हम चर्चा कर दिए थे, ये 20 कंट्री शामिल था, ठीक है, शामिल हुआ 1999 में। जब ये 20 कंट्री शामिल हुआ तो उस समय इस 20 कंट्री में क्या होता था, उस समय इस 20 कंट्री का वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक का गवर्नर शामिल होता था, ठीक है। जब ये G20 बना था 1999 में,
तो इसमें क्या होता था, 20 देश का वित्त मंत्री प्लस में इस बैंक का सेंट्रल बैंक का गवर्नर शामिल होता था। यानी कि 20 देश का वित्त मंत्री, जैसे भारत का वित्त मंत्री अभी निर्मला सीतारमण जी है, तो वो जाते, इसी तरह अमेरिका का वित्त मंत्री, जितना भी कंट्री उसका वित्त मंत्री, और उसका जो सेंट्रल बैंक है, जैसे भारत का है ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, ठीक है, तो उसी तरीके से उस 20 देश का जो है वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर शामिल होते थे शुरुआती चरण में, ठीक है। अब जब शुरुआती चरण में ये शामिल होते थे तो लेकिन हुआ ये कि ये ठीक ठाक चल रहा था। 1999 में इसकी स्थापना हुआ, लेकिन आपको याद होगा, शायद आप लोगों को याद नहीं होगा, हम लोगों को भी उतना अच्छा से याद नहीं है, हम लोग भी छोटे थे, ठीक है। कुछ लोगों को जो जिनका एज 30 साल के आसपास होगा, आप लोगों में 30 साल का प्लस होंगे, तो आप लोगों को शायद याद होगा 2007 में आया था। 2007 में पूरी दुनिया में विश्व आर्थिक मंदी आया, ठीक है, आर्थिक मंदी, पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आया। जब विश्व आर्थिक मंदी आया तब वो पूरी दुनिया को लगा कि आर्थिक मंदी जब आता है तो आपको पता है कि सारा चीजें ठप हो जाती है, ठीक है। एक प्रकार से भूखमरी सी छा जाती है, पैसे की किल्लत हो जाती है मार्केट में। हालांकि ये सब चर्चा अलग से एक टॉपिक में चर्चा करने की जरूरत है, ठीक है। ये दिमाग आपका तब खोलेगा जब आप पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे आपका खुलेगा। अभी हम G20 में चर्चा करेंगे, तो जहां जहां बेस बात होती है वहां चर्चा करके निकल जाएंगे। तो पूरी दुनिया में जब आर्थिक मंदी आया तब लगा कि ये जो वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक का बैठक होता है ना, इसके जगह पे अब क्या कर दिया जाएगा, अब पूरी दुनिया को जो आर्थिक मंदी से बचाने के लिए, ठीक है, अब इन लोगों को लगा कि नहीं, अब पूरी जितना भी G20 देश है इसका जो है ना राष्ट्रीयाध्यक्ष शामिल होना चाहिए। राष्ट्रीयाध्यक्ष शामिल होना चाहिए, ठीक है। यानी कि उस देश का जो सर्वोच्च नेता है वो शामिल होंगे। उसका जो राष्ट्राध्यक्ष है, जैसे भारत के प्रधानमंत्री हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, चाइना के राष्ट्रपति हैं, इस प्रकार से सब शामिल होंगे। तो राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। अब पूरी दुनिया को लगा कि अब पूरे देश का राष्ट्राध्यक्ष जब शामिल होना चाहिए, राष्ट्रीयाध्यक्ष शामिल होंगे, ठीक है। तब और अब जो है का विशेष गहन अध्ययन करेंगे उसके बारे में कि क्योंकि उसके पास ज्यादा पावर होता है। अब वो ठीक तरीके से अब ये जो 20 देशों का समूह हो गया था ये, ठीक है, इसमें पहले वित्त मंत्री के जगह 2007 में जब मतलब विश्व आर्थिक मंदी आया तब ये निर्णय लिया गया 2008 में ये निर्णय लिया गया कि अब G20 में जितने भी देश हैं उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अब सम्मेलन में शामिल होंगे, ठीक। तब यहाँ से वास्तविक रूप से इसको G20 की वास्तविक रूप से स्थापना माना जाता है, यहाँ से 2008 से, ठीक है। और इसका पहला बैठक हुआ था अमेरिका के वाशिंगटन DC में, ठीक है। अमेरिका का एक शहर है यहाँ पे वाशिंगटन DC। तो इसके 2008 में जो पहली बैठक हुआ था ये वाशिंगटन में हुआ था। ये अमेरिका में है, आप सबको पता ही है। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन, वहां के राष्ट्रपति हुआ करते थे जॉर्ज वाशिंगटन, उसी के नाम पे है। तो देखिए तो मतलब कि वाशिंगटन में जो है इसकी पहली बैठक हुई और इसमें यह निर्णय लिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए शुरुआती चरण में इसका जो मामला था ना, शुरुआती चरण में यह संगठन बनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है, आर्थिक वित्तीय स्थिरता स्थापित करना, ठीक है। इसका शुरुआती चरण में क्योंकि आर्थिक से उपजा हुआ था तो इसका मुख्य उद्देश्य शुरुआती चरण में था कि आर्थिक विश्व स्थिरता स्थापित करना ताकि मंदी न आए। यानी अगर किसी भी देश में मंदी आ जाएगा तो ये 20 देश के समूह जो है इसमें से किसी को अगर समस्या होगा आर्थिक मामले में, पैसे के मामले में, तो ये सब मिलकर उसको सहायता देंगे। इसके लिए इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। तो शुरुआती चरण में इसका उद्देश्य क्या था
इसका उद्देश्य क्या था? विश्व आर्थिक स्थिरता स्थापित करना। ध्यान में रखिएगा, आर्थिक स्थिरता स्थापित करना इसका शुरुआती चरण में। नीचे नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ लिखे विश्व आर्थिक स्थिरता स्थापित करना इसका शुरुआती चरण में उद्देश्य था। बाद में इसमें आतंकवाद, आपका मतलब कि और कई सारे मुद्दा, मानव तस्करी, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये सब मुद्दा बाद में जुड़ गया, जो आगे अभी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये जो 20 देश है इसका मतलब कि हर साल इसका बैठक बुलाएंगे। मतलब इन लोगों ने मिल करके, अब जब 2008 में राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए तब इन लोगों ने मिलके ये बोले ये लोग सभी मिलके कि अब हम लोग क्या करेंगे, हर साल बैठक तो पहले से भी होता था, लेकिन अब हम लोग गंभीर मुद्दे पर हर साल चर्चा करेंगे और उसमें से हर अलग अलग देश में इसका बैठक होगा। मतलब जैसे कि 20 देश है तो आज इस देश में हुआ, अगले बार इस देश में होगा, अगले बार इस देश में होगा। इस तरीके से बैठक आयोजित किया जाता है। जैसे 2022 में इसका बैठक इंडोनेशिया में हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था। ये एशिया का कंट्री है इंडोनेशिया, दक्षिण पूर्वी का, ये वाला इंडोनेशिया है, ठीक है, इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया में हुआ था इसका 2022 में बैठक। 2023 में, ठीक है, 2023 में भारत में हुआ ना, 2024 में ब्राजील में होगा। ये कहाँ होगा? ब्राजील में। आपको बताया कि दक्षिणी अमेरिका का देश है ये ब्राजील, ठीक है, ब्राजील में होगा। तो ये इसका जो निर्णय लिया जाता है कि इसका बैठक कैसे होगा, एक प्रकार अल्फाबेटिकल होता है। इसको कहा जाता है ट्रोइका मतलब के माध्यम से, ट्रोइका पद्धति के माध्यम से इसको कहा जाता है, ट्रोइका पद्धति, ठीक है, ट्रोइका पद्धति के माध्यम से इसको कहा जाता है, इसका बैठक होगा। यानी 2022 में इंडोनेशिया में हुआ तो उसके बाद कहाँ बैठक होगा, एक प्रकार से अल्फाबेटिकल तय कर लिया जाता है। तो इंडोनेशिया के बाद आई आता है इंडिया, तो इंडिया में होगा। उसके आई के बाद मतलब इसके बाद जो है कि इसके बाद भारत के बाद जो है उसका कहाँ बैठक होना चाहिए, यहाँ सब सिस्टम तय कर लिया जाता है। तो उसके बाद ब्राजील में हुआ, ठीक है, तो यहाँ अगले बार ब्राजील में होगा। उसको ट्रोइका विधि कहा जाता है, ठीक है। तो ये अब देखिए आप लोगों को यहाँ तक समझ में तो आ गया होगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब ये लोग मिलके हर साल एक किसी न किसी देश में सम्मेलन करते हैं और इन सभी मामलों पे पहले सिर्फ आर्थिक स्थिरता स्थापित करना उद्देश्य था, लेकिन अब जो इसका उद्देश्य हो गया है, अब इसका उद्देश्य बढ़ गया है। अब आर्थिक मतलब स्थिरता के साथ साथ जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आतंकवाद, मानव तस्करी, ठीक है, ये सब कई सारा मुद्दा, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के और कई सारा मुद्दा लेकर के अब बात होने लगी है, ठीक है। बना था शुरुआती चरण में सिर्फ और सिर्फ आर्थिक विश्व में स्थिरता लाने के लिए, लेकिन अब जो है इसका उद्देश्य और व्यापक हो गया है, ठीक है। देखिए अब उसके बाद आगे क्या क्या हुआ, अब देखिए अब इसका जो एजेंडा रखा गया, वैश्विक आर्थिक एजेंडा तय किया गया इसमें। अब देखिए इसमें जो है कि आर्थिक एजेंडा तय किया गया, ठीक है। अब ये जो आप लोग इसको तो पूरा का पूरा समझ गए होंगे आप लोग। अब मतलब कि इसमें से क्या हुआ कि अब इसमें जितना भी G20 में देश है, इसमें से पूरी दुनिया का जितना 85% पैसा इसी 20 देश के पास है। दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री में से ये सब कंट्री है, ठीक है। तो अब ये जो 20 कंट्री है इसमें तो मैपिंग में कर ही दिए हैं। इस G20 के जितना भी देश है, इसमें से जितना भी दुनिया में पैसा है, यानी पूरी दुनिया में 100 रुपया है तो 85 रुपया इसी के पास है। तो दुनिया का 85% GDP, ठीक है, इसी 20 देशों के पास है। दुनिया का 75% जो व्यापार है वो इसी देशों के पास है। वैश्विक व्यापार का 75% व्यापार यही सब देश करता है। तो 75% वैश्विक व्यापार करते हैं ये लोग। अब ये तो दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री हो गया, यानी कि दुनिया में लगभग 204 कंट्री के आसपास है। और 204 कंट्री में ये मात्र 20 कंट्री है जिसके पास 85 रुपया है। बाकी सब ये देश के पास 15 रुपया है, सब देशों के पास, ठीक है। तो ये दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है।
अब ये अगर पूरी दुनिया में कहीं आर्थिक मंदी आता है तो इस देश के पास इतना पैसा है कि उसको सहयोग दे के उन सब से निपट सकता है। अगर किसी छोटा कंट्री में आतंकवाद बढ़ जाता है तो उस कंट्री को सहयोग दे के आतंकवाद को हटा सकते हैं न। अविकसित देश, गरीब देश, उन सबको निपट सकते हैं। किसी कंट्री में मानव तस्करी हो रहा है, महिलाओं का विकास नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट अवरुद्ध है, तो उन सब को अब मदद करेंगे ये सब 20 कंट्री। अगर आप बड़े भाई हैं तो बड़े भाई के होने के नाते एक आपके ऊपर जिम्मेवारी है कि नहीं, परिवार का जिम्मेवारी, छोटे भाई का, बहन का, माता पिता का एक जिम्मेवारी होता है। उसी प्रकार से ये लोग तो 20 कंट्री जो है पूरी दुनिया का एक प्रकार से बड़े भाई के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा है इनके पास, इसलिए ये लोग पूरी दुनिया में सब चीजों को एक प्रकार से समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते हैं, हर चीजों में, व्यापार में, आर्थिक मामले में। आप लोगों को अब एक प्रकार से ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन देंगे, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा प्लीज आप लोग। ठीक है, और इसका जो अस्थाई मतलब कि अतिथि है यानी मेहमान है, अस्थाई मेहमान स्पेन है, ये ध्यान में रखिएगा। अस्थाई मेहमान, अस्थाई मेहमान इसका कौन है, स्पेन। यहाँ पे एक कंट्री है स्पेन। यहाँ पे देखिए, पहले है पुर्तगाल, उसके बाद स्पेन। पुर्तगाली यात्री था ना वास्को डी गामा जो भारत आए थे इधर से। ठीक है, इसी का बगल में पश्चिम पूरब में देश है पुर्तगाल, स्पेन। ठीक है, पुर्तगाल के पूरब में। तो उस ये अस्थाई सदस्य मतलब कि ये अतिथि है यानी मेहमान है, यानी किसी भी देश में सम्मेलन बुलाएगा ना तो ये अस्थाई रूप से आएंगे, हर देश में आएंगे। अभी इनको सदस्यता नहीं मिला है लेकिन ये अस्थाई मेहमान के रूप में भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, और देखिए अब इसको थोड़ा मिटाते हैं, इसको आप लोग नोट कर ही लिए होंगे, नहीं तो आप लोग कर लीजिएगा नोट। अब देखिए यहाँ तक तो आप लोग अच्छे से समझ ही गए होंगे, कोई दिक्कत तो हुआ नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो 20 देश है इसको ग्रुप में बांटा गया है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, हो सकता है कभी पूछ ले। इसको ग्रुप में बांटा, इसको 5 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5। हम नाम बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, ग्रुप 1 में जो है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरब और यूएसए को रखा गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरब, यूएसए। अब याद रखेगा 5 ग्रुप है ना, तो एक में 4 ही देश है, 4 से ज्यादा नहीं है, 4 से कम ही है लेकिन 4 से ज्यादा नहीं। जैसे कि एक में 4 देश, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरब, यूएसए। मैपिंग कर लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे हम बोले ऑस्ट्रेलिया, यहाँ लिख दीजिएगा 1। ठीक है, कनाडा यहाँ लिख दीजिएगा 1। मैपिंग कर लीजिएगा, भूलिएगा ही नहीं। मैप तो सबसे आसान रास्ता है। सऊदी अरब, ठीक है, और अमेरिका, तो सऊदी अरब यहाँ है 1 लिख दीजिएगा, अमेरिका यहाँ है 1 लिख दीजिएगा। इस तरीके से ग्रुप दूसरा में जो है भारत, रूस, साउथ अफ्रीका, तुर्की। देखिए कितना आसान है। ग्रुप दूसरा में भारत में 2 लिख दीजिएगा, सऊदी अरब, तुर्की, ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो कितना हुआ, भारत, रूस, साउथ अफ्रीका और तुर्की। और सऊदी अरब इसमें नहीं है, भारत, रूस, तुर्की और साउथ अफ्रीका। सऊदी अरब इसमें नहीं है। दूसरा में हो गया। तीसरा में अर्जेंटीना, ब्राजील और मैक्सिको है। तो देखिए तीसरा में यहाँ लिख दीजिएगा ये वाला अर्जेंटीना, ब्राजील, मैक्सिको। देखिए सिस्टम से बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए चौथा में फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूनाइटेड किंगडम है, यूके। ठीक, 5वां में चाइना, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया। ये सारा कंट्री है। ठीक है, ये सारा कंट्री है। अरे सऊदी अरब फर्स्ट में हम बोले थे, यहाँ हम 1 लिख भी दिए थे, बोल दिए थे, फर्स्ट में ही था। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये 20 कंट्री है। तो भारत दूसरा ग्रुप में है, याद रखिएगा, भारत जो है दूसरा ग्रुप में है। और इसका अतिथि के रूप में बहुत सारा देश को मतलब आमंत्रित किया जाता है। अब हम थोड़ा ये आपको बेसिक चीजें हम बता दिए। इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, विश्व में आर्थिक स्थिरता को लाना, और इसका उद्देश्य धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, मानव तस्करी, ठीक है,
और सारे मतलब कि महिलाओं को सशक्तिकरण, सारा मुद्दा को अब उठाया जाता है। ये सब इसका धीरे धीरे मतलब जो उद्देश्य है वो व्यापक होते चले गया। ठीक है, चलिए अब आपको पता है कि 2023 में जो सम्मेलन बुलाया गया, ये आपका आर्थिक मतलब पृष्ठभूमि तैयार हो गया, क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया कि G20 कैसे कैसे क्या क्या करता है। अब देखिए G20 का सम्मेलन जो 2023 में हुआ, ठीक है, वो भारत में हुआ। अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष रहे। ठीक है, भारत की, और कहाँ पे हुआ, तो ये हुआ आपका नई दिल्ली के जो भारत मंडपम बनाया गया है उसमें न। इसका थीम रखा गया था वसुधैव कुटुंबकम न, आप लोगों को ध्यान उस दिन भी बताए थे हम। अब इसमें भारत ने कुछ अतिथि देशों को भी शामिल किया। इसमें भारत ने, जैसे भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, अतिथि के रूप में किसको किसको शामिल किया, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, 9 देशों को शामिल किया था अतिथि के रूप में। जैसे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना आई थी, आप लोग न्यूज में देखे होंगे। ठीक है, मिस्र यहाँ पे कंट्री है, ये वाला यहाँ पे मिस्र कंट्री जिससे कि स्वेज नहर का व्यापार चलता है उसी के अंदर है। ठीक है, मिस्र को, मॉरिशस यहाँ पे एक कंट्री है। ठीक है, जहाँ पे बिहारी जनसंख्या रहता है मॉरिशस में। आपको पता है कि मतलब एक समय में अंग्रेज क्या किए थे, भारत से बहुत सारे मजदूर को मॉरिशस में ले जाकर के खेती करवाते थे, बागवानी खेती, कृषि करवाने के लिए लेके गए थे। ठीक है, और आज वहां पे क्या है कि सिर्फ और सिर्फ बिहारी जनसंख्या ही है मॉरिशस में। वहाँ भोजपुरी भाषा है राष्ट्रीय भाषा। वहाँ प्रधानमंत्री जो है वो बिहार के हैं, मतलब उनका पूर्वज बिहार के हैं, उनकी भाषा भोजपुरी है। आप जाएंगे तो मतलब गजब लगेगा आपको। ठीक है, तो ये मॉरिशस को भी आमंत्रित किए थे, नीदरलैंड को आमंत्रित किए थे। नीदरलैंड यहाँ पे एक कंट्री है, यहाँ पे। ठीक है, उसकी राजधानी एम्स्टर्डम है। नीदरलैंड, नाइजीरिया, अफ्रीका की कंट्री यहाँ पे नाइजीरिया, जहाँ पे आतंकवाद बढ़ गया है। आपको याद होगा बोको हरम। ठीक है, एक आतंकवादी संगठन है जो आता है और एक बार में 300 महिलाओं का गला काट दिया था। एक बार 250 स्कूल के लड़कियों को वो हाईजैक कर लिया था। ठीक है, अभी तक नहीं छोड़ा। यहाँ पे नाइजीरिया कंट्री, उसको भी आमंत्रित किया था ताकि उन सब मुद्दों पे वहां के राष्ट्रपति से चर्चा हो और उस आतंकवाद को कैसे समाप्त किया जा सके, इन सब मुद्दों पे चर्चा होने के लिए उनको आमंत्रित किया गया था। ठीक है, नाइजीरिया को, ओमान को, यहाँ पे एशियाई कंट्री है यमन और ओमान यहाँ पे कंट्री है, सऊदी अरब के जस्ट दक्षिण में। आप मैप में देखिए, ओमान, सिंगापुर और स्पेन। आपको बोले स्पेन तो अस्थाई है और मेहमान है, प्लस में और क्या बोले सिंगापुर यहाँ पे एक कंट्री है। यहाँ पे आप देखिए मैप में, छोटा सा कंट्री है सिंगापुर, बहुत ही विकसित कंट्री, आप लोगों को सबको पता होगा। ठीक है, तो ये सब। उसके बाद एक कंट्री यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, यहाँ पे एक कंट्री है जो बहुत ही डेवलप कंट्री है, यूएई, एशिया की कंट्री है, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, ये सब कंट्री को मेहमान अतिथि के रूप में आमंत्रित किए थे मोदी जी। ठीक है, अब देखिए, अब G20 सम्मेलन जो भारत में हुआ, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 2 समानांतर ट्रैक होता है। इसको थोड़ा सा पहले बता दें तो इसमें अतिथि 20 और 20 देश के मतलब कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए, प्लस 9 देश। ठीक है, 9 देश तो कितना हो गया, 20 9 29 और आगे बताएंगे ये 29 39 टोटल शामिल हुए हैं। कुछ संगठन भी है इसमें, अभी हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, तो हम क्या बता रहे थे, हाँ, इसमें 2 समानांतर ट्रैक होते हैं, 2 समानांतर ट्रैक। ये 2 समानांतर ट्रैक क्या होता है, एक होता है वित्त ट्रैक, एक होता है शेरपा ट्रैक। एक होता है वित्त ट्रैक, एक होता है शेरपा ट्रैक। शेरपा ट्रैक, देखिए जो वित्त ट्रैक होता है इसमें पूरी दुनिया जितना G20 देश है ना, उसका वित्त मंत्री शामिल होते हैं, वित्त मंत्री शामिल होते हैं इसमें। और पहले शामिल होके बहुत सारा बैठक आयोजित करते हैं वो लोग। ठीक है, और वित्त मंत्री का टोटल बैठक हम सब डाटा लेके रखें ताकि आप लोगों को हम लिखा पाए। ठीक है, वित्त मंत्री का जो टोटल इसमें बैठक हुआ है, मेरे पास सारा डाटा है, 17 मंत्री स्तरीय हुआ है, 3 शेरपा स्तरीय हुआ है। ठीक है, मंत्री स्तर का 17 बैठक आयोजित किया। अभी इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये वित्त पहले क्या होता है, जैसे कि G20 का बैठक होना था 8-9 सितंबर को, 9 और 10 सितंबर को,
10 सितंबर को आयोजित होना था, ठीक है, 2023 को भारत में होना था और हुआ भी, ठीक है, हो भी गया। तो लेकिन 2022 में कहाँ पे हुआ था? 2022 में इंडोनेशिया में हुआ था। तो 2022 में जब इंडोनेशिया में हो गया तो उसी समय तय हो गया कि अगला बैठक भारत में होगा। तो उसी 2022 से 2023 के बीच में उस एक साल में इस पूरे 20 देश के वित्त मंत्री शामिल होके कई बार भारत में बैठक बुलाए, ठीक है, वित्त मंत्री लोग बैठ के बैठक बुलाए कि इस बार जो सितंबर महीना में, सितंबर से पहले, ठीक है, इस बैठक होने से पहले वित्त मंत्री लोग आकर के भारत के कई शहरों में बैठक आयोजित किए, ठीक है, और बैठक में ये एजेंडा तय किया गया कि इस बार जो 9 और 10 तारीख को यहाँ पे सम्मेलन होगा उसमें क्या क्या एजेंडा रखा जाएगा, उसमें किस किस मुद्दे पे बात किया जाएगा। वो वित्त मामले पे ये बात करेंगे वित्त मंत्री, ठीक, वित्त मंत्री वित्त मामले में बात करेंगे। उसके बाद आप लोग समझ गए, ये तय कर लिया जाता है कि वित्त मामले में क्या क्या बात होगा 9 से 10 सितंबर को। उसके बाद एक होता है शेरपा ट्रैक। देखिए, जो शेरपा ट्रैक क्या होता है, जिस प्रकार से शेरपा हर देश का, मतलब कि जैसे उन 20 देश है ना, 20 देशों ने एक व्यक्ति को, एक मतलब कि एक योग्य व्यक्ति को, जानकार व्यक्ति को नियुक्त करते हैं, उनको शेरपा कहा जाता है, ठीक है। इस शेरपा का क्या काम होता है, ये जो 2022 में बैठक हो गया, 2023 में भारत में होगा, तो जो एक साल का गैप मिला, उस एक साल में ये शेरपा क्या करते हैं, उस 20 देशों के शेरपा से, सब देश अपना अपना शेरपा नियुक्त करेंगे और मंत्री स्तर के कई सारे मंत्री भी आएंगे उसमें, और उस 20 देश के मंत्री से ये शेरपा भारत के कई शहरों में, ठीक है, बैठक आयोजित करेंगे कि इस बार किस किस मुद्दे पे बात किया जाएगा। और माना जाता है कि इस बार जो शेरपा है, अरे देखिए, शक्तिकांत दास, भारत के जो शेरपा रहे हैं इस बार शक्तिकांत दास रहे हैं, ध्यान में रखिएगा, भारत के शेरपा, उन्होंने इसकी अदा की है, इसकी भूमिका अदा की है। शक्तिकांत दास, आपको पता है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे हैं शक्तिकांत दास, ठीक है, ठीक बोल रहे हैं ना भाई? हाँ, शक्तिकांत दास ही है, एक बार आप लोग सर्च मार के भी देख लीजिएगा, शक्तिकांत दास है, ठीक है। अब ये शेरपा क्या किए, भारत के लगभग 50-60 शहर में, ठीक है, शहर में पहले से इसका बैठक आयोजित कर रहे थे कि ये बैठक होने से पहले सारा निर्णय तय कर लिए थे कि इस बार जो बैठक होगा उसमें क्या क्या एजेंडा तय किया जाएगा। जस्ट लाइक हम थोड़ा सा उदाहरण देते हैं इसका क्या काम होता है, अगर आप नहीं समझे होंगे। जैसे घर में किसी व्यक्ति का शादी होता है, देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, जब शादी होता है घर में, तो घर में क्या होते हैं, लड़के के गार्जियन और लड़की का गार्जियन, दोनों का पिता या दादा, जो भी गार्जियन है, वो दोनों बैठ के आपस में कितना देर बात करेंगे शादी का मैटर में कि लड़का पसंद है कि नहीं है। थोड़ा बहुत 10-15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लड़का देखेंगे और पसंद करेंगे, उसमें 15 मिनट से ज्यादा टाइम लगता है, चलिए आधा 1 घंटा मान लेते हैं, 1 घंटा। लड़की वाला भी लड़का को 1 घंटा देखेंगे, लड़का वाला भी लड़की को 1 घंटा देखेंगे। लेकिन उस 1 घंटा के लिए कितना दिन से तैयारी करना पड़ता है। पहले से लड़की देखने आ रहा है तो पूरा घर का सफाई, पूरे चीजों की सफाई होगा, पूरे घर का क्या क्या नाश्ता दिया जाएगा, क्या चाय होगा, खाना में क्या होगा, उसमें कितने सदस्य लग जाते हैं, कितना खर्च हो जाता है। मुद्दा क्या है, बस लड़का देखना है, 15 मिनट में पसंद करना है, उससे ज्यादा तो है नहीं। लेकिन आएंगे मेहमान, पैर धोएंगे, खाना खाएंगे, चाय पिएंगे, जो प्रक्रिया होंगे, लेकिन मुख्य मुद्दा है कि लड़का देखना है। मुख्य मुद्दा क्या है, लड़का देखना है। लेकिन उससे पहले जो अगवा होते हैं न, लड़का वाला रहे या लड़की वाला रहे, वो अगवा पूरे चीजों को कंट्रोल करके रखते, मतलब क्या क्या बात होना है। अगर दहेज प्रथा तो भाई है नहीं, लेकिन वास्तविक रूप में तो चल रहा है, कितना दहेज देना है, लड़का पसंद हुआ कि नहीं, बस 15 मिनट का बात होता है। लेकिन उस 15 मिनट के लिए आप सोचिए कि कितना दिन से तैयारी होता है। शादी होने में कई मिनट लगेगा, सिंदूर दान हुआ, शादी हो गया, बस 5 मिनट का खेल है। लेकिन उसके चलते उस शादी के लिए 6 महीना पहले से शादी की तैयारी, घर बनाना, पेंट कराना न,
लड़का कहाँ है, कौन क्या करेगा, कितना आदमी खाएगा, कितना कार्ड छपाई होगा, एकदम सब, कितने किसको किसको साड़ी दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा, सब एजेंडा तय होता है पहले से। अब मुख्य रूप से शादी तो एक ही दिन होना है, उसके बाद काम खत्म। जस्ट लाइक ये शेरपा और वित्त ट्रेक जो काम करता है यही काम करता है। इस शेरपा ने पहले सब चीजें तय कर दिया था कि किस किस मुद्दे पे बात होना है, क्या क्या होना है, कैसे दिल्ली को सजाया जाएगा, इन सब मुद्दे पे पहले ही चर्चा हो चुका था। ठीक है, पहले ही सब चीजें तैयार हो चुका था। तो मुख्य योगदान है इस शेरपा का और वित्त ट्रेक का। ठीक है, बाकी तो 9 और 10 सितंबर को उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए और उस मुद्दे पे बात हो गया, और राष्ट्रीय अध्यक्ष आए तो कुछ और नया मुद्दा भी उसमें जुड़ गया, बस यही होता है। ठीक है, ये था। अब उसके कारण से पूरा दिल्ली को सजा दिया गया है। ऐसा लग रहा है दिल्ली में कि दिल्ली का जो वो भारत मंडपम से लेके उस पूरा इलाका है, लगता है कि डेवलप्ड कंट्री है, एकदम साफ सफाई चकाचक का है भाई। दुनिया का पावरफुल सब देश के लोग आ रहे हैं, जिसकी सुरक्षा के बारे में हम पिछले क्लास में चर्चा किए थे। ठीक है, इस प्रकार से जो है कि इसका एजेंडा तैयार कर जाता है, शेरपा इसका एजेंडा तैयार करते हैं। तो भारत का शेरपा कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है, एक बार हम एग्जैक्ट देख के बता देते हैं। सॉरी, शक्तिकांत दास नहीं, अमिताभ कांत है। ठीक है, शक्तिकांत दास का भी भूमिका है, लेकिन अमिताभ कांत है। ठीक, हमको इसीलिए एक डाउट लग रहा था। ठीक है, अमिताभ कांत ये शेरपा की भूमिका में रहे हैं, और शक्तिकांत दास का जो भूमिका है उसमें उसका भूमिका कुछ अलग है। आप लोग अखबार में पढ़ लीजिएगा जरूर, उसमें अखबार में ही दिया हुआ था, और मतलब हम न्यूज में भी देखे थे, और सारा चीजें हम तो बहुत जगह से ये डाटा कलेक्ट किए हैं, अलग अलग कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लिए हम अपना इतिहास को उल्टाए, क्योंकि हम इतिहास का छात्र हैं, तो हम इतिहास तो हर चीजों में ढूंढ ही लेते हैं, इसीलिए हम पृष्ठभूमि जो तैयार किए वो अपने इतिहास से तैयार किए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से है। तो ये अमिताभ कांत रहा इनका शेरपा, इनकी मुख्य भूमिका रही है। इसके साथ साथ अमिताभ कांत के साथ साथ जो भूमिका रही है पहले में, उसमें 4 लोगों का नाम शामिल है। अमिताभ कांत, शक्तिकांत दास, हर्षवर्धन श्रृंगला और मुकेश कांत परदेसी। ठीक है, इन 4 व्यक्ति का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस बैठक को आयोजित करवाने में। पहले से जो हम नहीं बोले कि शादी होने से पहले जो एजेंडा तैयार होता है, यही 4 व्यक्ति ने एजेंडा तैयार किया है, जो हम नाम बोले 4 का। अब देखिए, अब आप लोग समझ गए कि ये हुआ, लेकिन अब हम बताते हैं 2023 में जो हुआ भारत में हुआ। अभी तक G20 का जो सम्मेलन आयोजित हुआ था, इतना मतलब चर्चा नहीं होता था, पूरी दुनिया में नहीं होता था चर्चा, लेकिन 2023 में जो आयोजित हुआ, आप देखिए कि पूरी दुनिया का नजर आज भारत में है। पूरी दुनिया का नजर एक प्रकार से भारत केंद्रित हो गया है। ठीक है, केंद्रित हो गया है, पूरी दुनिया पे एक नई छाप छोड़ रहा है भारत। ठीक है, आप लोगों को पूरा पूरा मामला समझ में आ गया होगा। अब जब इसकी एजेंडा को रखा, अब भारत में जो 2023 में सम्मेलन हुआ, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है एक बड़ा कूटनीतिज्ञ के तौर पे देखा जा रहा है। ठीक है, और भारत की संस्कृति और कहते हैं आपका हर चीजें लोगों को प्रभावित करता है। आपकी भाषा, आपकी शैली, आपका पहनावा, आपका खान पान, आपका रहन सहन, हर चीजें लोगों को प्रभावित करता है। उसी प्रकार से भारत का संस्कृति, भाषा, कल्चर, यहाँ का वातावरण हर प्रकार से लोगों को पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। इसीलिए और मतलब कि नरेंद्र मोदी को एक कूटनीतिज्ञ के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने क्या काम बेहतर के नहीं किए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंध को बेहतर बनाने में नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, बहुत बड़ा योगदान है कि अंतर्राष्ट्रीय जो मतलब कि हम लोगों का संबंध जो मजबूत किए हैं, ये इसमें मोदी जी को
बहुत बड़े तौर पे देखा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिज्ञ के तौर पे देखा जा रहा है उनको। ठीक है, देखिए अब 2023 में जो इसका आयोजन हुआ, इसमें कौन कौन सा मुद्दा रखा गया, कौन कौन सा घोषणा पत्र जारी हुआ। हम बोले ना कि जब सम्मेलन आयोजित होता है घोषणा पत्र होता है, इस बार सम्मेलन में कौन कौन सा बातें रखा गया, तो इसको हम बोल देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो दिल्ली को पूरा तरीके से इतना सजाया गया है कि अगर कोई दिल्ली, अभी तो 2 दिन बंद था, अब आ सकते हैं मतलब कि दिल्ली, तो अभी भी, और बोला गया है कि अब उसी तरीके से रहने दिया जाएगा। ठीक है, अभी इसका प्रभाव के बारे में भी बताएंगे। तो इसमें कौन कौन सा एजेंडा रखा गया पहले उसको आप लोग लिख लीजिए, कौन कौन सा इसमें मतलब घोषणा पत्र जारी हुआ। सबसे पहले 2023 में नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया, इसको लिख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। 2023 में कौन कौन सा एजेंडा रखा गया इसको लिख लीजिए आप लोग। तो आप लोग डैश दे करके देखिए 2023 में कौन कौन सा एजेंडा रखा गया, तो आप लोग डैश दे करके लिखते चलिएगा। ठीक है, नई दिल्ली घोषणा पत्र, लेखिए हम एक एक करके बोल देते हैं। इसमें नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया, यानी इसमें मतलब 83 घोषणा पत्र को जारी किया गया है, 83 एजेंडे को रखा गया है, और उसमें से कई सारी चीजों को सम्मिलित किया गया, उसी को दिल्ली घोषणा पत्र कहा गया है। तो सबसे पहले इसको जो है G20 देशों ने दिल्ली घोषणा पत्र कहने पर उन लोगों ने स्वीकार किया, और जब दिल्ली घोषणा पत्र स्वीकार किया तो माना जाता है कि वो चीजों को दुनिया ने जो नहीं करके दिखाया, मोदी जी की वो प्रभाव ने करके दिखाया, इसीलिए मोदी जी को यहाँ भी एक कूटनीतिज्ञ के तौर पे देखा जा रहा है पूरी दुनिया में। ठीक है, तो लिख लीजिए दिल्ली घोषणा पत्र। दूसरा में लिख लीजिए, इसमें जो वाक्य रखा गया था, मोदी जी ने बोला, तैयार किया गया था, एक धरती एक विश्व एक भविष्य की बात किया। पूरी दुनिया को नरेंद्र मोदी जी ने जो है आकर्षित कर लिया इस बातों से। वसुधैव कुटुंबकम इसका थीम। ठीक है, और प्लस में एक विश्व एक धरती एक विश्व और एक भविष्य की बातों को जब बोला तो पूरी दुनिया को इन्होंने एक प्रकार से आकर्षित किया। ये दूसरा थीम था। तीसरा लिखिए, अफ्रीकी यूनियन को, एक बात याद रखिएगा, अब जो है तीसरा जो हम बोले अफ्रीकी यूनियन को शामिल किया गया है। अफ्रीकी यूनियन ये जो है ना 50 देशों का समूह है। अफ्रीका का जो ये अफ्रीका का 50 देश का ये समूह है। ठीक है, इसको अफ्रीकी यूनियन कहा जाता है। इसको क्या किया गया, मोदी जी के मतलब कि ये प्रस्ताव से, मोदी जी बहुत दिन से अफ्रीकी यूनियन ये कोशिश कर रहे थे कि हम जो है कि मतलब ये विश्व का पावरफुल कंट्री है, इसमें शामिल हों, लेकिन मतलब वो विकसित सब कंट्री नहीं शामिल होने दे रहा था, क्योंकि ये विश्व का पावरफुल कंट्री का है। ठीक है, लेकिन मोदी जी के प्रस्ताव से जो है अफ्रीकी यूनियन को G20 का सदस्य बना लिया गया। अब याद रखिएगा, इसी कारण से मोदी जी को और बड़ा कूटनीतिज्ञ के तौर पे देखा जा रहा है। इससे भारत को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें अफ्रीका का 50 देश शामिल है और मोदी जी के कहने पर इसको शामिल कर दिया गया, तो हम लोगों का जो व्यापार है ना, ठीक है, मुक्त व्यापार होने में सहायता मिलेगा इस 50 देशों से, और अफ्रीका का सब देश भारत का और सम्मान करेगा। ठीक है, अफ्रीका में 54 कंट्री है टोटल और इसमें 50 देश है, इसको शामिल किया। तो अब जो है G20 के जगह अब अगले बार से क्या हो जाएगा, ये अब जो बैठक होगा ये अब G21 मतलब ये हो जाएगा, अब मतलब ग्रुप ऑफ 21, 21 देशों का समूह हो गया अब। ठीक है, तो पहले ग्रुप ऑफ 20 था, ग्रुप ऑफ 21 हो गया अब से दिल्ली के बाद। ये बहुत बड़ा घोषणा पत्र था। दूसरा मतलब 3 बात हो गया। चौथा में लिखिए, अब थोड़ा सा स्पीड बोलेंगे क्योंकि फिर बहुत ज्यादा ये हो जाएगा, बाद में हम समझा देंगे। इसमें जो और बोला गया कि इसमें जैव ईंधन, ठीक है, जैव ईंधन पर नया संगठन बनाने की बात किया गया। जैव ईंधन का मतलब ये हो गया कि जैविक पदार्थ से ईंधन बनाया जाएगा। जैविक बायो ईंधन कहते हैं इसको। जैविक पदार्थ से मतलब ये हो गया कि जैसे कि जो आप लोग मक्का है, मक्का का डंठल होता है ना, उसका रस से ईंधन बनाया जाएगा, उससे गाड़ी चलेगा, उससे धुआं नहीं होगा। ठीक है, उससे धुआं नहीं होगा। और एक बात याद रखिए, दुनिया में सबसे पहला देश जर्मनी हो गया जिन्होंने बायो ईंधन से ट्रेन चलाया। हाल फिलहाल में अभी 4-5 दिन हुआ है शायद। ठीक है, आप लोग सर्च मारिएगा, विश्व में पहला कंट्री जो बायो ईंधन से ट्रेन चलाया, आ जाएगा जर्मनी। अभी जस्ट हुआ है, 4-5 दिन हुआ है।
ठीक है। तो बायो ईंधन को बढ़ावा देने की, इसमें बात करने के लिए एक संगठन बनाने की बात किया गया। लिख लीजिएगा चौथा पॉइंट, बायो ईंधन के लिए एक नया संगठन बनाने, इसको कहा जाता है ग्लोबल बायोफ्यूल। ग्लोबल बायोफ्यूल, इसका एक संगठन बनाया गया। इसमें जीवाश्म स्रोत से निर्मित ईंधन को तैयार किया जाएगा। ठीक है, ये इसमें एक संगठन बनाने की बात किया गया। ये हो गया चौथा। पांचवा लिखिए, भारत मध्य पूर्व का एक आर्थिक कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। आर्थिक कॉरिडोर का मतलब यह हो गया, मध्य यूरोप का जो मध्य पूर्व देश है ना, यहाँ का यूरोप का मध्य पूर्व देश और भारत, ये सब मिलकर एक कॉरिडोर तैयार करेगा व्यापार करने के लिए, हम मुक्त व्यापार कर पाए। यानी कि यहाँ से जहां जहां हमारा जहाज जाएगा ना, वहां पे वो टैक्स नहीं लेगा, फ्री में व्यापार होगा, मुक्त व्यापार। इसी को आर्थिक कॉरिडोर कहा गया है। ठीक है, उसमें यहाँ खाड़ी देश भी सम्मिलित है, उसमें सऊदी अरब, यूएई का कुछ देश सम्मिलित है इसमें। ठीक है, इसमें तो यहाँ से चेन्नई से जाएगा वो, और इस तरीके से मध्य पूर्व के देशों तक जाएगा। तो ये भी तैयार किया गया है कि भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। ये भी इसमें प्रस्ताव रखा गया। हो गया। अगला लिखिए, इसमें वाक्य तो पता ही है किसका वाक्य था, वसुधैव कुटुंबकम, इसका जो नारा था। उसके बाद इसमें जो है हाँ, वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी ने भाषण देते वक्त कहा कि अभी पूरी दुनिया में एक नया संकट उत्पन्न हो गया है, विश्वास का अभाव। वे बड़ा मतलब संकट है, विश्वास का अभाव पूरी दुनिया में। विश्वास का अभाव, आज पूरी दुनिया एक दूसरे को कहीं न कहीं संदेह के नजर से देख रहे हैं ना, कि वो मेरा सहयोगी या मित्र है कि ये पूरी दुनिया के देश में नहीं, हमारा परिवार में भी ऐसा हो गया है। हुआ है कि नहीं, कोई एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि ये, इसको भी लिखिएगा आप लोग, इसको भी बात की गई। तो इसको बोला कि अब हम लोग इसको बढ़ावा देने के लिए इसमें क्या बोला गया कि एक विश्वास एक भरोसे में हम इसको बदलेंगे, कि पूरी दुनिया जो है विश्वास करे, भरोसा करे। क्योंकि यही जो 20 कंट्री है, पूरी दुनिया का पावरफुल है, सारा पैसा इसके पास है। पूरी दुनिया छोटे छोटे कंट्री को बोलेगा तो वो खुद मानेगा। ठीक है, इसको बात बोला गया। ठीक, उसके बाद इसमें एक बात ये भी बोला गया कि G20 सैटेलाइट लॉन्च प्रस्ताव किया जाएगा। तो G20 सैटेलाइट छोड़ा जाएगा इसमें, G20 सैटेलाइट छोड़ा जाएगा। ये किसके लिए, ये जलवायु के लिए, देखा, मौसम के लिए, मौसम जलवायु संबंधित ध्यान रखने के लिए ये 20 देश मिलकर एगो सैटेलाइट छोड़ेगा। जैसे चंद्रयान 3 भारत छोड़ा ना, उसी प्रकार से जलवायु संबंधी मामले को देखने के लिए 20 देश का समूह एक सैटेलाइट छोड़ेगा। अब वो सैटेलाइट जो है इस 20 देशों को सूचना देगा। जैसे चंद्रयान 3 है तो भारत को सिर्फ सूचना दे रहा है, तो लेकिन ये जो सैटेलाइट है वो 20 देश को सैटेलाइट सूचना देगा। और भारत इसमें बोला कि ये जो 20 देश है ना, ये क्या करेगा, सैटेलाइट जो छोड़ा उसमें एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, थोड़ा सा दिमाग से उतर रहा है। उसमें एक सेकेंड हम कहीं लिखते होंगे उसको। हाँ, ग्लोबल साउथ की बात किया गया था, दिमाग से उतर गया था। ठीक है, ग्लोबल साउथ को डाटा ये देखिए, ग्लोबल साउथ क्या है, ग्लोबल साउथ। ठीक है, ग्लोबल साउथ देखिए, इसमें ये भी ये मुद्दा रखा गया, यानी कि प्रस्ताव रखा गया कि G20 सैटेलाइट छोड़ेगा, और ये G20 इस 20 देश को तो डाटा देगा ही, प्लस में ग्लोबल साउथ को भी डाटा देगा। ग्लोबल साउथ में कौन कौन सा देश आता है, जो पूरी दुनिया का गरीब देश है, जो विकासशील देश है। ठीक है, विकासशील देश है, उसके बारे में चर्चा किया गया है। और ग्लोबल साउथ में किसका किसका देश आता है, एशिया का, अफ्रीका का, लैटिन अमेरिका का, जो गुलाम हुआ करता था एक समय में, इसको डाटा देगा। ये मोदी जी का प्रस्ताव था, ताकि जो गरीब देश है ना, उसको हर मुद्दे पे कि सहयोग दे सके।
ठीक है। गरीब देशों के लिए और कई सारा एजेंडा रखा गया, अभी हम चर्चा करते हैं। इसमें और है कि कार्बन क्रेडिट को बढ़ावा दिया जाए। आप लोग जितना भी हम बोल रहे हैं उसको लिखते चलिए, कार्बन क्रेडिट को बढ़ावा दिया जाएगा इसके तहत, ये सारा मुद्दा रखा गया है। एक सेकंड दोस्तों, चलिए, तो कार्बन क्रेडिट को क्या किया जाएगा? कार्बन क्रेडिट क्या होता है? देखिए, जैसे पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया में जो विकसित कंट्री है ना, वो आजकल कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस गैस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो जहरीला गैस है, उसको आगे बढ़ावा दे रहा है। ठीक है। अब उसका अब कुछ देश ऐसा है कि जो अपने देश में पेड़ पौधा बचा के रखा है। अब पेड़ पौधा भी जरूरी है ना, आपका देश में जितना भूमि है उसका 33% पेड़ पौधा होना चाहिए। कुछ देश क्या किया है, जंगल को काट के फैक्ट्री लगा दिया है, और वो फैक्ट्री से खूब कमा रहा है। जैसे ब्राजील जैसे देश में बहुत सारा जंगल है, अभी कह रहा है कि हम जंगल काटेंगे, इसको पूरा पृथ्वी का हृदय स्थल कहा जाता है। अगर ये काट देगा तो गर्मी, तो टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। अब अमेरिका जो है कि अपना जंगल पूरा काट के फैक्ट्री लगा दिया, ये जो है कि अपना मतलब वन जंगल बचा के रखा है प्रकृति के लिए, तो सबको फायदा दे रहा है पूरी दुनिया को। तब बोला तो इसको एक क्रेडिट देता है कि कार्बन क्रेडिट। देखिए, आप जितना ज्यादा पेड़ पौधा रखे हैं ना, उसके लिए जो हम फैक्ट्री खोले हैं, हम आपको पैसा देंगे, आप वन बचा के रखिए, हम आपको पैसा देंगे, उसी को कार्बन क्रेडिट कहा जाता है। ठीक है। यानी कि ये जो है पेड़ पौधा बचा के रखा है, तो उसके लिए जो कंट्री ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कर रहा है, उसके लिए इसको पैसा देगा। तो इसमें यह भी कहा गया कि अब पूरी दुनिया कार्बन क्रेडिट को बढ़ावा देगा, यानी सब कोई वन लगाएगा। ठीक है, ताकि हर कोई अपना कार्बन क्रेडिट को बढ़ाएगा। ये मुद्दा इसमें रखा गया ताकि जो जलवायु परिवर्तन से रोका जा सके, तापमान बढ़ रहा है। ठीक है। चलिए, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय टैक्स प्रणाली, ठीक है, लाने की सहमति दी गई। अंतर्राष्ट्रीय टैक्स प्रणाली में यह कहा गया कि जैसे कि भारत में विदेशी कंपनी है, जैसे गूगल है भारत में, क्या कहते हैं उसको, अमेजोन कहते हैं उसको, जिससे आप लोग खाना पीना मंगाते हैं, अमेजोन है, अमेजन ना कहते हैं, हाँ अमेजन, और गूगल है, वो भारत में चल रहा है। भारत में वो कितना पैसा कमा रहा है, ठीक है, उसका भारत सरकार के पास सही डाटा नहीं है, सही डाटा ही नहीं है कि कितना पैसा वो कमा रहा है, कितना हमको टैक्स दे रहा है। तो इसीलिए बोला गया अंतर्राष्ट्रीय टैक्स प्रणाली का जो है कि का गठन किया जाए, ताकि हमको वो सारा जो भी विदेशी कंपनी अब दूसरे देश में व्यापार करेगा, अब वो पूरा डाटा उस सरकार को देगा कि हम आपके देश से इतना कमा रहे हैं, ताकि उस देश की सरकार को जो है उससे टैक्स सही रूप में मिल सके। इसके लिए जो है ये इसमें ये सहमति तैयार किया, अंतर्राष्ट्रीय टैक्स प्रणाली गठित किया जाएगा इसके लिए। ठीक है, ये सारा मुद्दा था। उसके बाद इसमें एक और मुद्दा था, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, इसको डीपीआई कहा जाता है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके तहत क्या कहा जाए, आप लोग लिख लीजिएगा, डीपीआई ग्लोबल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके तहत क्या किया जाएगा कि जितना भी दुनिया का गरीब देश है, जो विकासशील देश है, उस देशों में जो है वित्तीय सहायता दिया जाएगा। जो भूख से मर रहा है, ये सब कंट्री उसको वित्तीय सहायता देगा। ठीक है, कम दाम में उसको भोजन उपलब्ध कराएगा, वहां के लोगों को जो है कि खाता खुलवाया जाएगा, वहां के लोगों का सतत विकास पे ध्यान दिया जाएगा, उसको भी सतत विकास का मौका दिया जाएगा। अभी पूरी दुनिया में लगभग 8 अरब लोग हैं, यानी 800 करोड़। ठीक है, उसमें से 300 करोड़ लोगों के पास अभी भी खाता नहीं है, 300 करोड़ लोगों के पास। 400 करोड़ लोग जो है कि अभी भी डिजिटल पहचान नहीं है, 400 करोड़ लोगों के पास डिजिटल पहचान नहीं है। बोला कि उन लोगों का भी खाता खुलाया जाए, उन लोगों को भी डिजिटल पहचान दिया जाए, ताकि पूरी दुनिया आगे बढ़ेगा। ठीक है, पूरी दुनिया वसुधैव कुटुंबकम, सबका साथ सबका विकास की बात किया गया, पूरी दुनिया एक हो जाए, इसके मुद्दे पर बात किया गया। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए आगे, इसमें क्रिप्टो करेंसी को भी सभी देश में रेगुलेट करने की बात किया गया। क्रिप्टो करेंसी जानते हैं ना आप लोग, जो डिजिटल पेमेंट करते हैं, किसी भी बैंक से किसी भी बैंक में पैसा जा सकता है, ये क्रिप्टो करेंसी है। अब देखिए, क्रिप्टो करेंसी के बारे में ये बोला कि इसको कोई एक देश रेगुलेट नहीं करेगा, अब इसको सब देश मिलकर रेगुलेट करेगा, सब देश मिलकर रेगुलेट करेगा, ये भी घोषणा पत्र में रखा गया। उसके बाद इसमें जो है, जो स्किल गैप है, आपको पता है स्किल गैप का मतलब है
कि भारत में जो मजदूर है ना, जितना भी मजदूर है उसका जो कौशल मजदूर उसको कहा जाता है जो मतलब काम को करने में सक्षम है। ठीक है, जैसे कि ITI किया हुआ है, ठीक है, इंजीनियरिंग किया हुआ है, कौशल मजदूर उसको कहा जाता है। जो किसी विशेष कार्य में उसकी दक्षता हासिल है, उसको सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र मिला हुआ है कि हम जैसे ITI किया हुआ है, तो वो एक दक्ष मजदूर हो गया, कौशल मजदूर हो गया। ठीक है, तो कौशल मजदूर पूरी दुनिया में नहीं है। तो इसमें ये कहा गया कि स्किल गैप, स्किल का मतलब जो स्किल मजदूर है उसको बढ़ावा दिया जाए। भारत में जानते हैं जी मतलब 4.7% ही कौशल मजदूर है। ठीक है, जिसको प्रमाण पत्र प्राप्त है। और यही डाटा अगर अगले देशों में देखा जाए, जापान में हमको एक बार डाटा देखना पड़ेगा, हम मतलब ये बता देते हैं, ऐसे ध्यान से बताते हैं। जो उत्तरी कोरिया है उसमें लगभग 85% जो मजदूर है वो कौशल है, और चाइना का 35% कौशल है, अमेरिका का समथिंग में, जापान का समथिंग में 96% कौशल है, अमेरिका का समथिंग 55% कौशल है। आप लोग सर्च मारिएगा ना, मिल जाएगा, नहीं तो हम अगले क्लास में डाटा दे देंगे। ठीक है, हम इकोनॉमिक्स में पढ़े थे तो ध्यान नहीं आ रहा है एग्जैक्ट, तो लेकिन ये यही है। लेकिन देखिए कहाँ जापान 95% कौशल, अमेरिका लगभग मतलब कि 55% कौशल, चाइना 35%, भारत में 4% ही कौशल मजदूर है। तो बोला कि ये जो गैप है ना, कहीं 96% कहीं 4%, इसको दूर किया जाए तो पूरी दुनिया का जितने भी मजदूर है उस सबको एक विशेष शिक्षा दिया जाए। कहते हैं अगर आप कौशल हो जाएंगे ना, आप किसी एक क्षेत्र में दक्ष हासिल कर लेंगे ना, तो कोई भी आपको हर काम में पूछेगा। भारत का मजदूर क्या है, कोई काम कर दे दीजिए कर लेगा। आज नाला साफ करने चल गया, कल ईटा उठाने चल गया, मतलब उसके पास कोई अपनी क्षमता नहीं है, कोई एक विशेष क्षमता नहीं है उनके पास। ठीक है, कोई काम मिलता है कर लेता है, उसके कारण से बेरोजगारी बढ़ता है, उसके कारण से अशिक्षा है। ये मतलब ये चीजें बोला कि इसको दूर किया जाए। इसके लिए क्या किया जाएगा, कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। उसके लिए क्या किया जाएगा, MSME को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। अब आप लोग इन सब चीजों को तब समझिएगा जब इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि क्या बढ़ावा देना चाहिए, सरकार ज्यादा MSME में क्यों मतलब कि ध्यान दे रहे हैं। ये सब चीजें इकोनॉमिक्स के बाद समझ में आएगा। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया। तो ये मतलब कि जो स्किल गैप है, स्किल का मतलब आप समझ गए, जो कौशल श्रमिक है उसको बढ़ावा दिया जाए। जिसमें ज्यादा है उसको तो रखेगा ही, लेकिन जिसमें कम है उसमें भी पूरी दुनिया सहयोग करे उसको। और आपको पता है कि हाल फिलहाल में आप लोग न्यूज में देखे होंगे, अखबार में भी पढ़े होंगे कि फ्रांस बोला है कि हम भारत के 30,000 युवाओं को फ्रांस में शिक्षा देने के लिए लेके जाएंगे, सहयोग करेंगे, वीजा दिलाएंगे। फ्रांस के मतलब वित्त मंत्री या विदेश मंत्री आए थे, तो उसमें बैठक में कहा गया था, बोला हम रोजगार भी देंगे। तो जब आप खुद कौशल होंगे ना तो खुद रोजगार मिलेगा। लेकिन भारत में कौशल श्रमिक ही नहीं है, भारत में सबसे ज्यादा इसकी कमी है। इसके कारण से अशिक्षा, बेरोजगारी, भूखमरी, ये सब समस्या है। उसको कोई काम दे दीजिए कर लेता है, कभी नहीं मिला कभी मिला। लेकिन एक कौशल है भाई, नहीं हमको ITI किया इंजीनियरिंग है, हमको कहीं जाएंगे कोई फैक्ट्री में 50,000 महीना मिल जाएगा। हमको कृषि करने के लिए बेहतर तकनीक आता है, कहीं भी जाएंगे बेहतर तकनीक से कृषि कर लेंगे, एक सर्टिफिकेट है उसके पास। ये भारत में कमी है। ठीक है, ये कमी, इसको बढ़ावा देना है। ठीक जी। उसके बाद इसमें कहा गया ग्लोबल बायोफ्यूल तो बोले दिए। उसके बाद हाँ, ये सारे मुद्दों को इसमें रखा गया। इसके बाद और कई सारे मुद्दा है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो 10 सितंबर का पेपर है ना उसको जरूर पढ़ लीजिएगा निकाल के। ठीक है, कोई भी दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, इसमें बहुत अच्छा से दिया गया है हिंदी पेपर में, तो आप लोग इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा जरूर। और उसमें और कई सारे एजेंडा है जिसको हम नहीं लिख पाए, जितना लिख पाए हम बताए। ठीक है, तो 10 सितंबर का अखबार पढ़ लीजिएगा, उसमें और चीजें दिया गया, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको इसमें और ज्ञान में वृद्धि हो जाएगा आपका। ठीक है, बाकी हम बहुत सारे मुद्दों को समग्र रूप से अपने अध्ययन से आपको बताए। ठीक है, और अब मेरा उम्मीद है कि मेरा वीडियो से आप लोगों को जरूर अपनी तैयारी में हेल्प मिलेगा, आपकी मानसिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है,
और अगर मिलता है तो आप लोग जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए जरूर, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े, हम आप लोगों के लिए और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करें। ठीक है, और कमेंट जरूर कीजिए कि हाँ ऐसा ऐसा वीडियो और बनाइए सर। ठीक है, और हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर करें, और कर भी सकते हैं, लेकिन टाइम के अभाव में हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नहीं तो अब आप लोगों के लिए एक विशेष टॉपिक पे हम मतलब वीडियो लाएंगे, ताकि आप लोगों को जो विशेष जानकारी है जो नहीं मिल पाता है ग्रामीण स्तर के छात्रों को, मतलब जो गांव में रह के पढ़ते हैं, जो छोटे शहर में रह के पढ़ते हैं, ठीक है, उनको जो जो बेहतर शिक्षा नहीं मिल पाता, हम वो सब लाने का प्रयास करेंगे, आप में जागरूकता लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये जो भारत में सम्मेलन हुआ, इसका भारत में क्या प्रभाव पड़ेगा, थोड़ा इसका चर्चा करें और एक क्वेश्चन देंगे आप लोगों को हम। देखिए, अब जो 2023 में जो सम्मेलन हुआ भारत में, इसका भारत में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत चीजें हम बता ही दिए हैं, अब आप लोग खुद भी कर सकते हैं। देखिए, इससे सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंध मजबूत होगा, ये चीजें तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि कैसे मजबूत होगा। सबसे पहले तो यूरोपीय संघ को, सॉरी अफ्रीकी संघ को जो शामिल किए इसमें, ठीक है, तो अफ्रीकी संघ का जितना भी देश है, अब वो भारत को जो है वहां व्यापार करने के लिए देगा, वहां का जो मतलब संबंध है और मजबूत हो गया इससे। जितना भी देश हमारे देश में आए, ठीक है, और यहाँ की जो संस्कृति से प्रभावित हुए और अपने साथ जो है और मतलब दोस्ती को और मजबूत किए और बरकरार किए। अगर भारत में कोई संकट आता है तो वो सभी देश भारत को सहयोग करेंगे, ये मजबूती मिला ना। तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को क्या मिला, मजबूती मिला संबंध को। ठीक है, और लोकल रोजगार को बढ़ावा और युवा को भी रोजगार बढ़ावा मिलेगा। इससे कैसे मिलेगा, देखिए यही जोड़ने के लिए आपको सीखना है। आपको पता है कि हम आपको बोले कि ये सम्मेलन होने से पहले, ठीक है, भारत के 60 शहर में सम्मेलन आयोजित किया गया। क्यों किया गया था, क्योंकि जब सम्मेलन होगा तो वहां का जो लोकल जो प्राचीन धरोहर है, संस्कृति, कला, आर्ट जो भी है वहां का, उन सब को आयोजन में बुलाया जाएगा और पूरी दुनिया को उस कला से रूबरू कराया जाएगा। ठीक है, ताकि पूरी दुनिया हमारी भारत की कला को, संस्कृति को देखे और उसका जो है उसको बढ़ावा दे। ठीक है, इससे क्या हो गया, मोदी जो बार बार कहते हैं कि लोकल को वोकल किया जाए, यानी कि जो लोकल है उसको वोकल किया जाए। और इसमें आप लोग देखे होंगे न्यूज में कि इस सम्मेलन में भारत मंडपम में भारत के सभी राज्यों के जो प्राचीन धरोहर है, चाहे संस्कृति का जो कला रहे, चाहे आर्ट मतलब कि पेंटिंग कला रहे या आर्ट कला रहे, जो भी रहे, मूर्ति कला रहे, कई सारे कला था, साड़ी में पेंटिंग था, हर प्रकार से था। ठीक है, उन सब को यहाँ आयोजन में बुलाया गया था और उसका मेला लगवाया गया था। और उन मेला लगवा करके हर पूर्वोत्तर राज्य, दक्षिण भारत के राज्य, जैसे आप लोग न्यूज में देखे होंगे बिहार का जो है कि मंजूषा कला ने, मधुबनी कला पेंटिंग को, गुजरात का जो है कि वो सूती का जो मतलब सूती खादी कपड़ा को, सबको, उधर पूर्वोत्तर राज्य का कई सारा जो वो मतलब जो टोपी पहनते हैं उसकी संस्कृति को, उन सब को उसमें रखा गया। न्यूज में आप लोग देखे होंगे। अब देखिए, और कई सारा बेहतरीन सब कला था, दक्षिण भारत के कला था। ठीक है, कई सारा उधर राजस्थान का बहुत सारा जो वहाँ का कपड़ा, इन सब चीजें, कई सारा राज्य का साड़ी था, उधर मतलब तटीय राज्यों का कई सारा था, वो सबको मेला लगवाया गया था। और उस मेले में जितने भी विदेशी मेहमान आए थे उनको घुमाया गया और वो क्या किए, उससे परिचित हुए, उसको खरीदे। अब जब खरीदे तो उसको पूरी दुनिया ने उसको देखा। अब उससे क्या होगा, जो वो लोकल था, यानी कि राजस्थान का वो लोकल था वो, ठीक है, वो जो कला था राजस्थान का लोकल था, बिहार का लोकल था, लेकिन उसके पूरी दुनिया के सामने उसको उजागर किया गया ताकि लोग उसको खरीदे। अब जाना ना कि अरे यहाँ पे ये कला का पेंटिंग मिलता है, बेहतर पेंटिंग मिलता है, अब वो खोजेगा मार्केट में। उससे क्या होगा, ये लोकल जो रोजगार है वो जब ज्यादा बिकेगा तो अधिक लोग उसमें काम करेंगे, तो लोकल रोजगार को क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा।
ठीक है। इससे लोकल रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, युवाओं को भी उससे रोजगार मिलेगा। ठीक है, ये इस प्रकार से आपको जोड़ के देखना होगा। यही तो सिविल सेवा का एक मतलब कि गुण है कि आप में सोचने की क्षमता होनी चाहिए। ये भाई साहब हम अपने से तैयार किए हैं। ठीक है, हम सोच के अध्ययन करके पढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए शहर का विकास। आपको पता है कि दिल्ली को हम बार बार बोल रहे हैं, दिल्ली को ऐसा शहर बनाया गया है, आपको दुनिया का सबसे गंदा शहर है दिल्ली, आपको भी पता है। सबसे ज्यादा प्रदूषण पूरी दुनिया में दिल्ली में है। ठीक है, पूरी दुनिया में। लेकिन भारत मंडपम को जहां सजाया गया है वो लग रहा है कि विकसित कंट्री है। ठीक है, कम से कम क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि विदेश का ऐसा ऐसा मेहमान आ रहे थे जो मतलब विकसित कंट्री के मेहमान, अब उसको कहाँ रखेंगे? इसके लिए पूरा दिल्ली को सजाया गया, हर जगह फव्वारा, पूरा सड़क को चकाचक, नाला वाला पूरा साफ कर दिया गया है। और ये बोला गया अगले दिन का पेपर में, अखबार में आया कि उसी तरीके से इसको रहने दिया जाए। उसमें लगभग 2700 करोड़ खर्च हुआ है पूरा सजाने में, और बहुत सारा खर्च हुआ है उसमें। 750 करोड़ खाली भारत मंडपम को बनाने में हुआ है। ठीक है, और इससे क्या हो गया? ऐसे तो नेता लोग शहर का विकास करते नहीं, करते क्या? नहीं करते। पैसा तो ऐसे वो लोग, आप लोग जानते हैं, घपला करने में माहिर है। लेकिन कम से कम इससे क्या हुआ? विदेशी मेहमान के आने के कारण से हमारा शहर को क्या किया गया? स्वच्छ बनाया गया। और बोला क्या ऐसे, क्योंकि उतना उतना खर्च हुआ है, बोला अब उसी तरीके से उसको रहने दिया जाएगा। उससे क्या होगा? अब दिल्ली को बनाया, उसके कारण अब और शहर को उससे क्या मिलेगा? प्रोत्साहन मिलेगा। इससे क्या होगा? शहर का विकास होगा। और क्या होगा? आपको पता है कि जब मेहमान आए थे तो होटल में ठहरने की व्यवस्था किया गया था, और एक एक होटल का एक एक रात का जो भाड़ा था लगभग 15 लाख, 16 लाख, 14 लाख ऐसे था। 7 सितारा होटल का था। ठीक है, अब सरकार को ये चीजें भी लग गया कि भाई विदेशी मेहमान आता है तो उसको ठहरने के लिए कोई सरकारी आवास होना चाहिए जो बेहतर सुरक्षा से लेस होना चाहिए। अब सरकार क्या करेंगे? और बड़े बड़े शहरों में और बड़े बड़े अपना सरकारी आवास बनाएंगे जिसमें विदेशी मेहमान आएंगे, बड़े बड़े मेहमान, तो वो ठहर सके। इससे इसको भी, शहर को भी बढ़ावा मिलेगा न, स्वच्छता, शहर भी स्वच्छ हो जाएंगे इससे। आप अभी दिल्ली आइए, चकाचक है दिल्ली, लगेगा नहीं कि आप दिल्ली में घूम रहे हैं। उस माहौल में जाएंगे तो पूरा सुरक्षा। अब इससे कहीं कहीं ये भी तो लग गया, और भारत का सुरक्षा भी तो ये बढ़ गया, ये बढ़ावा मिलेगा। व्यापार को बढ़ावा मिलेगा तो हम बोल ही दिए कि शुरू में ही बोले अंतर्राष्ट्रीय संबंध मजबूत होगा। व्यापार के लिए संगठन बनाया गया, कई देश इसमें आपसी सहमति बनाए, मध्य पूर्व और एशियाई भारत कॉरिडोर बनाया गया। इससे व्यापार को ऑटोमेटिक बढ़ावा मिलेगा। व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, आर्थिक मतलब कि इनकम होगा, समाज में बदलाव आएगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था मजबूत होगा, ऑटोमेटिक है। व्यापार को बढ़ावा मिलेगा तो पैसा अधिक कमाएंगे, पैसा अधिक कमाएंगे तो अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगा? मजबूत होगा। ठीक, उसके बाद पर्यावरण को सुरक्षा। आपको बताएंगे कि कई सारा एजेंडा रखा गया जिसके कारण से पर्यावरण सुरक्षा को मतलब ये मिला। ठीक, प्राचीन अस्तित्व को बढ़ावा। आपको पता है कि आप लोग देखे होंगे न्यूज में कि जब मतलब रात्रि भोज में राष्ट्रपति जी आमंत्रित किए थे न, जो द्रौपदी मुर्मू है वो आमंत्रित किए थे सभी को रात्रि भोज में। तो रात्रि भोज में आमंत्रित करने से पहले मोदी जी जो फोटो खिंचा रहे थे उसमें आप देखे होंगे, एक तो कोणार्क का सूर्य मंदिर और एक बिहार का जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसका तस्वीर था। और उस तस्वीर में मोदी जी बता रहे थे कि ये हमारा जो 5वीं सदी से 15वीं सदी में पूरी दुनिया का लोकप्रिय विश्वविद्यालय हुआ करता था, जिसमें पूरी दुनिया से लोग पढ़ने के लिए आते थे। मोदी जी अमेरिकी राष्ट्रपति को सभी को रूबरू करा रहे थे उससे। अब देखिए, अब पूरी दुनिया ने उसको देखा ने, अमेरिका का राष्ट्रपति न्यूज में आए, उसके सामने तो अमेरिका भी तो देख रहा होगा, सब देश देख रहा होगा। अब जो है कि अब अमेरिका के लोग आएंगे उसको देखने के लिए। भाई आखिर में ऐसा कौन विश्वविद्यालय हुआ करता था जो उस समय इतना विकसित था? ठीक है, उसको देखने आएंगे। इससे क्या होगा? इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इससे जो है कि अब बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय है, अब उसमें विदेशी आते भी हैं लेकिन अब और आएंगे, उसमें वहाँ के लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा, इसको बढ़ावा मिलेगा। तो जो प्राचीन मतलब अस्तित्व है, ठीक है, उसको क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा उसको, और लोग लोकप्रिय हो गए वो। आज तो पूरी दुनिया में वो लोकप्रिय हो गए, चाहे वो कोणार्क का सूर्य मंदिर हो, चाहे नालंदा विश्वविद्यालय हो न, और लोकप्रिय हो गया। आप लोग देख, उसका पूरा तस्वीर वायरल हो रहा है। ठीक है, और आप लोग जितना सोच सकते हैं सोचिए। और
ठीक है, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो ये सारा मुद्दा, और आप लोग और सोच सोच के बताइए, और बहुत सारा है, और चर्चा करेंगे तो और क्लास लंबा हो जाएगा। ठीक है, हाँ, आप लोग क्लास पूरा देख के अब आप लोग को लास्ट में एक क्वेश्चन देते हैं कि लिखिएगा, और इसको जरूर लिखिएगा आप लोग। ठीक है, अगर आप लोग ठीक से पढ़े होंगे तो लिखिएगा जरूर, 250 शब्द में लिखिएगा, और जो लिखिएगा टेलीग्राम ग्रुप में मेरा भेज दीजिएगा, हम देख भी लेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी क्षमता बढ़ेगा। ठीक, लिखिए कि 2023 के G20 शिखर सम्मेलन जो भारत में आयोजित किया गया, इस आयोजन से भारत में क्या प्रभाव पड़ेगा, या भारत के अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या भारत के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक में क्या प्रभाव पड़ेगा, आप इसको लिख लीजिएगा। फिर से बोल देते हैं कि 2023 में जो G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया भारत में, इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बस हम इतना बोल देते हैं, आप लोग इसको 250 शब्द में लिख के दिखाइएगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, जैसे कि क्वेश्चन लिखिएगा, पहले क्वेश्चन, इसका इंट्रोडक्शन में ये लिखिएगा कि G20 विश्व के 20 देशों का एक ऐसा समूह है जो आर्थिक स्थिरता लाने के लिए, विश्व में आर्थिक स्थिरता लाने के लिए एक 20 देशों का समूह बनाया गया था। वर्तमान में इसमें और कई सारे एजेंडा जुड़ गए। आप लोग अपने से सोच के बनाइएगा कि G20 विश्व के 20 देशों का ऐसा समूह है जो आर्थिक स्थिरता के साथ साथ मानव तस्करी, आतंकवाद, पर्यावरण सुरक्षा, इन सभी मुद्दों पे चर्चा करने के लिए बैठक आयोजित करते हैं और इसमें बात करते हैं। और इस तरीके से आप अपनी भाषा में ठीक से इंट्रोडक्शन, ज्यादा नहीं, 3-4 लाइन में इंट्रोडक्शन लिखिएगा। उसके बाद इंट्रोडक्शन में नीचे मैप बना करके भी आप डाल सकते हैं, 20 देशों का नाम को भी इंडिकेट कर सकते हैं। उससे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन प्रभावी हो जाएगा, देखने में भी लगेगा। उसके बाद लिखिएगा भारत पर प्रभाव। ठीक, पहले इंट्रोडक्शन दे दिए G20 क्या है, उसके बाद भारत पर प्रभाव। अब भारत में क्या क्या प्रभाव है हम बता ही दिए, इसको आप लिखिएगा। ठीक है, कैसे लोकल को बढ़ावा मिलेगा, कैसे क्या क्या बढ़ावा मिलेगा। क्लियर, देखिए तो आज का क्लास थोड़ा लंबा रहा। ठीक है, अगर आप लोग इस तरीके की क्लास को अगर पसंद करेंगे तो हम और लाने का प्रयास करेंगे। ठीक, अगर अच्छा लगता है तो चलिए, तो आज जो है कि इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, और फिर हम अगले टॉपिक में किसी अन्य मुद्दे को लेकर के मिलेंगे आप लोगों से। तो आज यहीं तक रहने दीजिए। ठीक है, और आप लोग खूब मस्ती से पढ़ाई कीजिए, आप लोग का एग्जाम भी नज़दीक है, और हमेशा जो है पॉजिटिव माइंड को रखना है। ठीक है, और एकदम हमेशा जोशीले तरीके से पढ़ाई में लीन रहना है। और कभी भटक भी जाएं तो एक बात याद रखिएगा, हमेशा ये सोच के चलिएगा कि अगर आप सो रहे हैं तो कोई ऐसा है जो पढ़ रहा है रात दिन, उससे आगे बढ़ना है। ठीक है, इस चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि हमको पढ़ाई से भविष्य बनाना है, और हम पढ़ाई नहीं करके अगर किसी अन्य काम में संलग्न है तो ये ध्यान में हमेशा रखिएगा कि अगर हम अन्य काम में संलग्न है, कोई हमसे आगे बढ़ रहा है पढ़ के, हमको उसको टक्कर देना है। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव माइंड से सोचना है। चलिए, आज यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगता है तो सभी लोगों को फैलाइए। ठीक है, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कहीं कहीं हमको भी प्रोत्साहित कीजिए। ठीक है, आप लोगों के सपोर्ट से ही हम आगे आप लोगों के लिए बेहतर कर पाएंगे। तो आज हम इस टॉपिक को यहीं तक रखेंगे, यहीं तक स्थगित करते हैं। चलिए, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।